तो आज हम लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और ये लास्ट क्लास होगी लाइफ प्रोसेस की। इसमें हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग अपनी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसको अपन एक्सक्रीशन कहते हैं। वैसे तो बॉडी से वेस्ट निकालने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं, 3 क्या इवन 4 तरीके हैं। पहला है एक्सलेशन। तो एक्सलेशन में क्या होता है, हम अपनी बॉडी से गैसियस वेस्ट जैसे कि CO2, वाटर वेपर, ये सब चीजें निकालते हैं। ठीक है, जब आप सांस छोड़ते हो तो अपनी बॉडी से CO2 और वाटर वेपर को बाहर रिलीज कर देते हो। फिर इसके अलावा क्या होता है, एक तरीका होता है इजेशन। तो इजेशन में क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी से सेमी सॉलिड वेस्ट जिसे फीकल मैटर कहा जाता है वो एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटा। और तीसरा तरीका है स्वेटिंग। तो स्वेटिंग में क्या करते हो कि आपकी बॉडी में जो भी एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर है वो आप अपनी स्किन के थ्रू, स्किन के जरिए बॉडी से बाहर निकालते हो, पसीना आना। फिर एक होता है यूरिनेशन जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसमें हम एक्सेस सॉल्ट वाटर सबको, इन सब चीज़ों को, जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी में, ठीक है, उसको हम यूरेथ्रा से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं यूरिनेशन या फिर एक्सक्रीशन। तो एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली जो है ये कुछ 4 पार्ट्स, मेन 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो आप पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, एक किडनी का पेयर होता है, 2 किडनी होती है। ठीक है, और ये आपके एब्डोमेन, ठीक है, कि दोनों साइड में प्रेजेंट होंगी। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, और एब्डोमेन में होंगी ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, आपकी पीठ की तरफ होंगी। ठीक है, बैकबोन के दोनों तरफ। और करती क्या है, तो फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। आपके ब्लड में जितना भी वेस्ट है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको फिल्टर करने का काम करती है आपकी किडनी। फिर अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये ना ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो दोनों किडनी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, डायग्राम आप एनसीईआरटी में देख लेना। तो इट ट्रांसफर्स द वेस्ट जनरेटेड इन किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जैसे आपकी 2 किडनी होती हैं, दोनों किडनी से ना दो ऐसे पाइप, इससे भी एक पाइप निकल रहा है, इससे भी एक पाइप निकल रहा है, और ये पाइप जो ना एक ब्लैडर में जाके कनेक्ट होते हैं, जिसे अपन यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो ये है यूरेटर, ये 2 यूरेटर है जो किडनी से वेस्ट को कलेक्ट करके कहाँ डाल रहे हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर में डाल रहे हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, तो ये मस्कुलर बैग है, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को टेम्परेरी पर्पस में स्टोर करता है, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी स्टोर करता है। और जब आपको बहुत कसके जो है, मतलब कसके तो क्या ही, सॉरी गलत भाषा हो जाएगी, मतलब जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो आप क्या करते हो, इसको खाली करते हो, मतलब यूरिन को बाहर निकाल देते हो यूरेथ्रा से। तो यूरेथ्रा क्या है, इट इज द पैसेज फ्रॉम वेयर द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट। ये वो रास्ता है जहाँ से यूरिन को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट की बात करें, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी की नेफ्रॉन है। अब डायग्राम देखना, उसमें आपको नेफ्रॉन दिख जाएगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्म कैसे होती है, तो यूरिन जो है ना आपकी 3 मेन स्टेप में फॉर्म होती है। सबसे पहले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर ये एब्जॉर्प्शन होता है, और इसके बाद होता है सिक्रीशन। ठीक है, तो पहले तो यूरिन के बारे में जान लेते हैं। तो आपकी जो यूरिन होती है उसमें 95% पानी होता है, 95% आपकी यूरिन में पानी होता है। 5% में वेस्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम आइंस, पोटेशियम आइंस, कैल्शियम आइंस। ठीक है, और इसके साथ साथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में क्या होते हैं, क्रेटिनिन, यूरिया और अमोनिया। ठीक है, ये आपके यूरिन के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। तो ये होता क्या है, कहाँ पे है, तो ये ग्लोमेरुलस में होता है। आपकी किडनी का एक पार्ट है ग्लोमेरुलस, आप देखना जरा डायग्राम में देख लेना।
तो ये वहां पे होता है जहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, यहाँ पे ब्लड जो है फिल्टर होता है। दिस प्रोसेस अकर्स अक्रॉस द 3 लेयर्स ऑफ एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। एंडोथेलियम ऑफ ग्लैमेरुलर ब्लड वेसल्स एंड अ मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। कह रहा है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ये 3 लेयर्स से होती है। सबसे पहला जिसमें होता है बोमन कैप्सूल का एपिथेलियम इन्वॉल्व होता है, उसके बाद एंडोथेलियम का जो है ना, एंडोथेलियम इन्वॉल्व होता है किसका, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल का, और साथ ही साथ होता है इनके बीच प्रेजेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बोमन कैप्सूल और एंडोथेलियम के बीच में प्रेजेंट मेम्ब्रेन, ये 3 चीजों से मिलकर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। होता क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, ये चीज आप ध्यान से समझ लो। बाकी तो जो ऊपर पढ़ाया वो उतना आपके मतलब सिलेबस में नहीं, इतना डीप नहीं पूछने वाला है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो बेटा इस तरीके से उसमें ब्लड फिल्टर होता है कि all the constituent of the plasma reach the Bowman's capsule। प्लाज्मा में जितनी भी चीजें हैं सबकी सब कहाँ पहुंचती हैं, आपके बोमन्स कैप्सूल में, प्रोटीन को छोड़ के, सिर्फ प्रोटीन्स को छोड़ के, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में सब कुछ छन जाता है, सब कुछ फिल्टर हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को छोड़कर सब कुछ जो है फिल्टर हो जाता है। फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद होता है रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो 99% फिल्ट्रेट मिला था, जो भी इकट्ठा हुआ है, जो भी फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ है, उसका 99% जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इस ऊपर वाली प्रोसेस में जो भी चीजें फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ था, जो भी फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ था, उस फिल्ट्रेट का 99% ठीक है पार्ट रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसीलिए इस प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है, ठीक है। जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं आपके, जो मतलब आर्टरीज वगैरह है ना, उनमें से क्या होता है कुछ सब्सटेंस जो है ना फिल्ट्रेट में आके इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस, बॉडी में जितने भी हाइड्रोजन आयंस एक्सेस थे, जितने भी सोडियम आयन एक्सेस थे, वो सबके सब क्या होते हैं फिल्ट्रेट में आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस वजह से मतलब जितना भी एक्सेस हाइड्रोजन आयन था ना तुम्हारी बॉडी में, या सोडियम आयन था, वो सबका सब इकट्ठा होकर उस कचरे में, उस फिल्ट्रेट में आके इकट्ठा हो गया, ठीक है। बाय दिस प्रोसेस द आयनिक एसिड बेस बैलेंस एंड द बैलेंस ऑफ आवर अदर बॉडी फ्लूइड इज मेंटेन। इस तरीके से तुम्हारे बॉडी में जो आयंस का बैलेंस है, बॉडी के अंदर जो आयंस का बैलेंस है वो, या एसिड बेस का बैलेंस है वो, है ना, या जो दूसरे फ्लूइड्स का बैलेंस है वो सब बॉडी में मेंटेन होता है तरीके से। जो भी एक्सेस चीज होती है ना तुम्हारी बॉडी में, वो सबकी सब कहाँ पहुंच जाती है, इसी फिल्ट्रेट में आके इकट्ठा हो जाती है, वो भी सब फिल्ट्रेट में ही आके इकट्ठा हो जाती है। फिर द यूरिन पासिस आउट ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, फिर वो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से, नेफ्रॉन के ट्यूब से यूरिन पास होती रहती है, आगे निकलती रहती है और इकट्ठी होती है कलेक्टिंग डक्ट में, जिसे आप यूरेटर कहते हो। उस पाइप में आके इकट्ठी होती है जिसे आप यूरेटर कहते हैं। फिर उस यूरेटर से वो यूरिन कहाँ चली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। खैर इसमें इतना डीप जाना नहीं है, आपसे ये पूछेगा नहीं, पूछेगा बोमन्स कैप्सूल के बारे में, पूछेगा आपसे नेफ्रॉन के बारे में, पूछेगा आपसे ग्लोमेरुलर के बारे में। तो ग्लोमेरुलर जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है। ग्लोमेरुलस जो है आपका वो कहाँ इन्वॉल्व होता है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया था क्या होता है, जिसमें प्लाज्मा के सारे कंटेंट्स जो हैं सब के सब फिल्टर हो जाते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन। तो बोमन्स कैप्सूल की बात करते हैं। तो ईच कैपिलरी क्लस्टर in the kidney is associated with the cup shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule। वो तुम जब डायग्राम देखोगे ना, कुछ तुम्हारा एनसीईआरटी वीयू करके पता नहीं कैसा सा बनाया हुआ है, और लास्ट में ना ये आके कप शेप स्ट्रक्चर में आके एंड हो जाता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखो यहाँ इस डायग्राम में गौर से देखो, ये जितने भी सारे ट्यूब्स, ये देखो, ये जो ट्यूब आ रहा है ये पूरा पूरा ये वाला ट्यूब देखो,
ये जो ट्यूब आ रहा है ना वो देखो यहाँ पे इस जगह पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ मार्क भी नहीं कर सकता, आप एरो देखिएगा, ठीक है, जहाँ पे ग्लोमेरुलस लिखा हुआ है, कप शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कप शेप का स्ट्रक्चर है, तो इट कंटेन्स बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसके अंदर ना इस क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस में बहुत सारी जो है क्या बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज मतलब इकट्ठी हुई होती है, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल में, सॉरी, बोमन्स कैप्सूल में बहुत सारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। तो द बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर फॉर्म ग्लोब्यूलर बॉडी कॉल्ड रीनल कॉर्पस्कल्स। कह, ये तुम्हारे काम का है नहीं, ठीक है, इसमें बात देख लेता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ना, तो द ब्लड इन द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस कम फ्रॉम एओर्टा बाय रीनल आर्टरी। एओर्टा से जो है क्या बोलते हैं आपके ग्लोमेरुलस में एओर्टा से ब्लड आता है, और वो भी कहाँ, रीनल आर्टरी के थ्रू। उसके बाद ये पास होता है किसमें, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में पास होने के बाद ये दोबारा से चला जाता है वेना केवा में, रीनल वेन के जरिए, रीनल वेन के जरिए, ठीक है। तो डायग्राम में सब रीनल वेन वगैरह आपको दिखाई होंगी, ठीक है, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ठीक है। तो इन सब का थोड़ा सा आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि देखो एओर्टा से जो भी क्या बोलते हैं ब्लड आ रहा है, ठीक है, एओर्टा से जो भी ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी के जरिए, वो ग्लोमेरुलस से पास होकर साफ होता है, और फिर वहां से बीना केवा में चला जाता है, और बीना केवा जो है, बीना केवा में किसके थ्रू पहुंचता है, रीनल वेन के जरिए, किसके जरिए, रीनल वेन के जरिए। तो द ब्लड एंटरिंग इनटू ग्लोमेरुलस कैरीज वेस्ट मटेरियल। ग्लोमेरुलस में जो भी ब्लड एंटर होता है, ठीक है, आपके ग्लोमेरुलस में जो भी ब्लड एंटर होता है उसके अंदर होता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो कि फिल्टर होता है कहाँ, बोमन्स कैप्सूल में। तो कुछ कुल मिलाकर बोमन्स कैप्सूल जो है, ठीक है, दिख रहा है आपको ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है। उस बोमन्स फिल्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल होता है क्योंकि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं और बोमन्स कैप्सूल्स की जो वॉल्स होती है बहुत पतली, बहुत ही पतली और सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की और बोमन कैप्सूल्स की वॉल्स जो है बहुत पतली होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो वो डिसाइड करती है किस चीज को रखना और किस चीज को नहीं रखना है। जिसको नहीं रखना है वो यूरेटर में फेंक देती है, और जिसको रखना है वो बॉडी में पास कर देती है आगे को, ठीक है। तो खैर हम अपने नोट्स की तरफ आ जाते हैं। तो अब बोमन कैप्सूल का फंक्शन क्या है, तो बोमन कैप्सूल का कुल मिलाकर फंक्शन है इट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। जो भी फिल्ट्रेट जमा होगा उसको बोमन कैप्सूल क्या करता है, कलेक्ट करता है। और होता क्या है, तो बोमन कैप्सूल जो है जहाँ पे क्या बोलते हैं क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, किडनी में जहाँ पे क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज आके एंड होता है, वो ब्लड कैपिलरीज जहाँ पर एंड होती है आके उस जगह पे कप शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है। तो each kidney has large number of these filtration units called nephrons। तो किडनी में से बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, इनिशियली जब किडनी फिल्टर करती है चीजों को तो उसमें से क्या होता है कि कुछ चीजें जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और बहुत सारे अमाउंट में वाटर, ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में वाटर या फिर यूरिया सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाता है कब, जब यूरिन जो है आपके ट्यूब्स के अंदर फ्लो करती है, यूरिन जो है ट्यूब्स के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, हमारी बॉडी कितना पानी रीएब्जॉर्ब कर लेगी, कितना पानी रख लेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पता करना होगा आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर कितना है, उसमें से जितना पानी निकालना है वो माइनस कर दोगे तो बचा हुआ पानी कहाँ गया, बॉडी में चला गया, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है कितना पानी रीअब्सॉर्ब कर लेगी बेटा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है, माइनस कर देना उसमें से जो वाटर हम अपनी बॉडी से निकाल लेंगे, तो बचा हुआ पानी क्या होगा, बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेगी, रख लेगी। अब यूरिन कैसे पास होगी, तो यूरिन सबसे पहले किडनी में बनेगी, फिर वहां से यूरेटर जो कि पाइप था उससे निकलेगी, यूरेटर से जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगी, और फिर यूरेथ्रा से आप उसको बॉडी के बाहर निकाल दोगे, ठीक है। तो द ब्लैडर इज मस्कुलर, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है ना मस्कुलर,
एंड इज अंडर नर्वस कंट्रोल, और ये आपके ब्रेन के कंट्रोल में है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप जब भी यूरिन को पास करते हो, जब आपको अर्ज होती है, जब आपको बहुत कस के यूरिन आई हुई होती है, या जब अर्ज मतलब जब आपको पास करने का मन कर रहा है, ठीक है, मतलब आप इसे कंट्रोल कर सकते हो कि कब आप यूरिन को पास करोगे और कब नहीं करोगे, ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके नर्वस कंट्रोल में नहीं होती, तो आप छोटे बच्चे की तरह जो है आप समझ रहे होगे कि आप क्या कर रहे होते, ठीक है, बिस्तर पे ही हम सुसु कर देते, ठीक है, लेकिन नहीं, ये हमारे नर्वस कंट्रोल में है, तो हम जब भी करते हैं जब हमें अर्ज टू यूरिनेट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो देखो प्लांट्स भी ना, हमारे प्लांट्स भी कई तरीके के वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे प्लांट में गैसियस वेस्ट होता है ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज जनरेट होता है, तो प्लांट ऑक्सीजन जो कि उनका वेस्ट उसको फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जनरेट करते हैं और फिर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। प्लांट में जो भी एक्सेस वाटर होता है वो उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। डेड सेल्स जो भी प्लांट के पास होते हैं उसको थ्रो कर देते हैं बार्क की फॉर्म में, जो पेड़ की छाल जो टूट टूट के गिरती है। इसके अलावा मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट को कहाँ रखता है, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा प्लांट की पत्तियां गिरने लगती हैं, क्यों गिरने लगती हैं, क्योंकि उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो पत्तियां गिर जाती हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट के वजह से। इसके अलावा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है प्लांट के आपको रेजिन्स की फॉर्म में, गम्स की गोंद की फॉर्म में, ओल्ड जाइलम में स्टोर होते हैं, ये मिलते हैं आपको, ठीक है। देखा होगा ना, गोंद वगैरह निकलता है प्लांट से, है ना, दूध वगैरह निकलता है, ठीक है। तो वो जो है वो सफेद सफेद सा, जिसे गांव के लोग दूध कहते हैं भाई, ठीक है, तो वो भी चीज निकलती है, वो रबर कह सकते हैं, रबर अलग है, बट रबर लेटेक्स की फॉर्म में आ जाती है। तो प्लांट का ये वेस्ट गम और रेजन की फॉर्म में होता है, जो कि प्लांट बाहर फेंक देते हैं। इसके अलावा प्लांट कुछ वेस्ट क्या करते हैं, अपनी आसपास की मिट्टी में छोड़ देते हैं जड़ों के जरिए। तो कुल मिलाकर प्लांट जो है अपनी बॉडी से इस तरीके से वेस्ट निकालते हैं। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं जाते जाते, जो मैंने ना आपके इस पूरे नोट्स में कहीं पे भी डिस्कस नहीं किए थे, तो मैंने ये ना बाद में फिर मुझे याद आए तो मैंने लिख लिए, ठीक है। ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड CO2 ड्यूरिंग नाइट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन। तो यस, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू आउट द डे एंड नाइट, बट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। हाँ, प्लांट सारे के सारे प्लांट्स जो है ऑक्सीजन जो है दिन के समय देते हैं, और क्या बोलते हैं, रात के समय CO2 देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, रात में भी दिन में भी, ठीक है, लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो ड्यूरिंग डे टाइम एज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, द नेट रिजल्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा तेजी से हो रही है, बजाय कि किसके, रेस्पिरेशन की। प्लांट दिन के टाइम पे खाना ज्यादा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते हैं, रेस्पिरेशन कम करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, दिन में O2 ज्यादा निकलती है, ठीक है, पर रात में फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते क्योंकि सूरज नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो वो भी CO2 छोड़ने लगते हैं रेस्पिरेशन की वजह से। Why do fishes dive and take out of water? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, मगर क्यों, सवाल है क्यों। तो फिशेस रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जो फिशेस हैं वो किसकी बदौलत रेस्पायर करती है, गिल्स की वजह से। जो गिल्स होते हैं वो रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, और वो क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं, पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। अब फिशेस जो है कैन नॉट एब्जॉर्ब गैसियस ऑक्सीजन। देखो फिशेस के पास गिल्स होता है, और गिल्स क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ले सकता है, हवा से ऑक्सीजन नहीं ले सकता। तो जैसे ही तुम मछली को निकाल के हवा में टांग देते हो, तब उसके पास ऑक्सीजन लेने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि भैया उसके जो गिल्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में आते ही जो है मर जाती है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और है
कि why is small intestine in herbivores longer than in carnivores। herbivores में जो small intestine होती है, घास खाने वाले जानवरों की आंतें लंबी क्यों होती हैं बजाय कि कार्निवोर्स के। तो देखो हमें पता है कि जो घास है, घास होती है ना, घास, ग्रास, उसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए और ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो घास खाने वाले जानवर होते हैं जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है ताकि कंप्लीट डाइजेशन हो सके सेलुलोज का। अब कार्निवोर्स जो है वो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और वो घास खाते भी नहीं है, इसीलिए उनकी इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है। फिर व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। कह रहा है कि अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है म्यूकस रिलीज ही ना करे तो क्या होगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि आपके स्टमक में है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है पेप्सिन, और साथ ही साथ म्यूकस भी रिलीज करता है। म्यूकस क्या करता है, आपकी इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाता है, किससे, HCl से, और पेप्सिन एंजाइम से भी बचाता है। अगर म्यूकस रिलीज ना हो तो इट विल लीड टू इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। आपके जो स्टमक की अंदर की लाइनिंग है, HCl क्या करेगा, उसको खराब करना शुरू कर देगा, जला सकता है, लीडिंग टू एसिडिटी एंड अल्सर, और उसकी वजह से आपको पेट में जो है छाले हो जाएंगे, जिसे आप स्टमक अल्सर कहते हैं, वो हो सकते हैं, या एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए म्यूकस जो है प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होता है ताकि आपको स्टमक में अल्सर या एसिडिटी ना हो। ठीक है, ऐसे ही जब भी आप वोमिटिंग करते हैं तो वोमिटिंग के टाइम पे भी देखा होगा आपके मुंह में बहुत सारी लार बनती है, उल्टी करने से पहले बहुत सारी लार बनती है। उसके पीछे भी रीजन यही है कि जो उल्टी में क्या बोलते हैं, खाना मुंह से बाहर निकलने वाला है, उसमें HCl होता है, HCl। ठीक है, तो HCl कहीं आपके इस पूरे ये ईसोफेगस वगैरह को जला ना दे, तो वो लार उस चीज को बचाती है। ठीक है, तो इसलिए निकलती है। चलो तो यही था हमारा इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।